हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं शक्ति, अधिकार और वैधता। वैसे अथॉरिटी को सत्ता और प्राधिकार भी बोला जाता है। तो पहले मैं आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम समझेंगे द रिलेशन बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। अगर आपको सिर्फ रिलेशन समझना है तो आप डायरेक्टली उस पार्ट पर भी जंप कर सकते हो। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर से, जिसको मैं प्रीवियसली डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो इसलिए मैं यहां सिर्फ इसका मीनिंग बताने वाली हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पावर या शक्ति एक एबिलिटी होती है या क्षमता होती है। किस चीज की एबिलिटी होती है? ये एबिलिटी होती है इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने की, किसी को लीड या डोमिनेट करने की, या सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ और एक्शंस पर प्रभाव डालने की ये क्षमता होती है। और पावर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम एक डिजायर्ड आउटकम को अचीव कर सकते हैं। हम जैसा रिजल्ट चाहें वैसा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट से पावर की डेफिनेशन है। आप जैसा उससे करवाना चाहते हो वैसा करवा सकते हो, दूसरे की लाइफ पर भी इफेक्ट डाल सकते हो, दैट इज पावर। और जो रिजल्ट आप पाना चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो। और इसको दो तरीकों से एक्सरसाइज किया जाता है। पहला होता है डिस्कशन एंड कंसेंट और दूसरा होता है कोअर्शन। कंसेंट का तो मतलब ही होता है सहमति। तो इसमें लोगों की सहमति के थ्रू पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि पावर को एक्सरसाइज करने के लिए दो एक्टर्स की जरूरत होती है। एक वो जिसके पास पावर होती है और दूसरा एक्टर वो होता है जिस पर पावर को यूज किया जाता है या जिस पर पावर एक्सरसाइज की जाती है। तो कंसेंट में लोगों की मर्जी से उन पर पावर एक्सरसाइज की जाती है। वहीं दूसरा तरीका होता है कोअर्शन। ये होता है फोर्स पर आधारित। फोर्स के द्वारा लोगों पर पावर एक्सरसाइज की जाती है। इसमें लोगों का कंसेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। जिसके पास पावर होती है वो अपनी विल से उसे दूसरे पर एक्सरसाइज करता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। आगे चलकर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इन्हें यहां बताया है। अब आती है अथॉरिटी। अथॉरिटी होती है पावर और राइट टू डू अ थिंग। जब आपके पास शक्ति या अधिकार है किसी चीज को करने का। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पावर या राइट है इसमें दो बातें आती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये दो मीनिंग से मिलकर बनता है। पहला होता है पावर और राइट टू टेक एन एक्शन, विच मीन्स कि आपके पास अधिकार है एक एक्शन लेने का। लाइक मिनिस्टर के पास ये पावर और राइट है कि वो लॉज बना सके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रिसीव ओबीडियंस। सिर्फ लॉज बनाना काफी नहीं है, लोग उनको ओबे भी करें, ये भी अथॉरिटी में आता है। इन दोनों से ही बनता है पावर और राइट टू डू अ थिंग। और वी कैन से अथॉरिटी में क्या आता है? अथॉरिटी इंक्लूड्स पावर और राइट टू टेक एन एक्शन प्लस द राइट टू रिसीव ओबीडियंस, विच मीन्स कि जो एक्शन लिया गया है उसको दूसरों द्वारा ओबे किया जाए, माना जाए। अगर लॉज बनाए गए हैं तो उनको फॉलो करना जरूरी है। और लेजिटिमेट पावर होती है अथॉरिटी, लेकिन इस पर हम बाद में आएंगे। सो अथॉरिटी का एग्जाम्पल होता है जैसे मिनिस्टर के पास अथॉरिटी होती है या जज के पास अथॉरिटी होती है। वो ना ही सिर्फ डिसीजंस लेते हैं बल्कि उनको ओबे भी करना पड़ता है। वहीं मैक्स वेबर ने 3 तरीकों की अथॉरिटी बताई है। ये इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है। पहली होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, विच मीन्स जब अथॉरिटी का आधार पुराने ट्रेडिशंस हों, परंपराएं हों, कस्टम्स एंड बिलीव्स हों, जिन्हें हिंदी में कहते हैं प्रथाएं और रीति रिवाज।
एक पर्सन को अथॉरिटी मिलती है ट्रेडिशंस और कस्टम से, और जिस भी पर्सन के पास ये अथॉरिटी होती है, लोग उस अथॉरिटी को इसलिए फॉलो और ओबे करते हैं क्योंकि उसका ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है डायनेस्टिक रूल, जिसमें अथॉरिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर की जाती है, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। उसके बाद आती है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का आधार होता है एक पर्सन का कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। लोग अपने आप को उस पर्सन से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पसंद करते हैं, इसीलिए उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उनको ओबे करते हैं। जैसे कि हिटलर जैसे लीडर्स, ये अच्छे ऑरेटर्स भी होते हैं, तो इसलिए लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और फिर आती है लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो कि होती है अथॉरिटी अटैच्ड टू एन ऑफिस। इसमें अथॉरिटी का आधार होता है जो पोजीशन आप होल्ड करते हो। तो एक पीएम के पास अथॉरिटी इसलिए है क्योंकि वो उस पोजीशन को होल्ड करता है। कल को कोई और इंडिविजुअल पीएम बनेगा तो वो भी इसी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगा। सो दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी रिसाइड्स विद द ऑफिस एंड द पोजीशन। तो ऑफिस आधार बनता है आपकी अथॉरिटी का। अब आती है लेजिटिमेसी, जिसका सिंपलेस्ट मीनिंग होता है एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी बाय द पीपल। जब लोग अथॉरिटी को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करने लगे, वो बन जाती है लेजिटिमेसी। लोग एक अथॉरिटी को इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो उन्हें सही लगती है। और किसी रूल या डिसीजन की लेजिटिमेसी का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि सोसाइटी के लोग एक लॉ और रूल को इसलिए ओबे कर रहे हैं क्योंकि वो उसे सही मानते हैं, अपने लिए और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल मानते हैं, और इसीलिए अपनी मर्जी से वो उसे फॉलो करते हैं। ये होती है रूल या डिसीजन की लेजिटिमेसी। और अगर वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति एक्सेप्टेंस दिखा देते हैं तो वो बन जाती है पॉलिटिकल सिस्टम की लेजिटिमेसी। और इसीलिए ये एक पॉलिटिकल सिस्टम के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। वाई? क्योंकि लेजिटिमेसी लोगों की एक्सेप्टेंस पर बेस्ड होती है। सपोज कर लीजिए कि अगर आप पर कोई रूल कर रहा है लेकिन लोग उस रूलर को अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वो कब तक रूल कर पाएगा? बहुत लंबे समय के लिए वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और एक और एग्जाम्पल भी मैं समझा देती हूँ लेजिटिमेसी से रिलेटेड, कि एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी तभी है अगर उस गवर्नमेंट को जनता द्वारा इलेक्ट किया गया है थ्रू द इलेक्शंस, क्योंकि ऐसा उस स्टेट का लॉ प्रिस्क्राइब करता है। तो ये होती है लेजिटिमेसी, जो कि होती है लोगों द्वारा अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस। तो ये पॉपुलर सपोर्ट पर बेस्ड होती है, लोगों के सपोर्ट पर। तो ये होता है पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का मीनिंग। अब आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कि इन तीनों के बीच का आफ्टर ऑल रिलेशन है क्या। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन यही है जो यहां पर मेंशन्ड है। लेजिटिमेट पावर इज अथॉरिटी। एक लाइन में अगर आपको इन तीनों के रिलेशन को एक्सप्लेन करना है या बताना है तो वो यही है। लेजिटिमेट पावर को ही अथॉरिटी बोलते हैं। यानी कि शक्ति के साथ साथ अगर लेजिटिमेसी है तभी वो अथॉरिटी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पावर सबसे ज्यादा इफेक्टिव तभी होती है जब उसे लोगों की एक्सेप्टेंस हासिल हो, और वो सिर्फ फोर्स या कोअर्शन पर बेस्ड ना हो। लोगों की एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, तभी पावर सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से एक्सरसाइज की जा सकती है। और जो स्टेट्स होती हैं वो लोगों के ऊपर भी गवर्न इसीलिए करती हैं क्योंकि उन्हें लेजिटिमेसी प्रोवाइड होती है, लोगों द्वारा एक्सेप्टेंस प्रोवाइडेड होती है। और अथॉरिटी की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है लेजिटिमेसी पर।
जितना ज्यादा एक अथॉरिटी लेजिटिमेट होगी उतनी ही ज्यादा वो स्टेबल होगी। अथॉरिटी की वजह से ही तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लोग फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी का यूज करके पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है और लोग इन्हें अपनी लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं, इन रूल्स के प्रति एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। और तभी अथॉरिटी के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पावर और लेजिटिमेसी। पावर को आप रिलेट कर सकते हो राइट टू डू अ थिंग से, और लेजिटिमेसी को आप रिलेट कर सकते हो राइट टू रिसीव ओबीडियंस से या राइट टू ओबे कमांड से। तो हो गई ना यहां पर अथॉरिटी की डेफिनेशन कनेक्ट पावर और लेजिटिमेसी से। यही तो अथॉरिटी का मीनिंग था। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था तीनों के मीनिंग से, क्योंकि अब वही बातें यहां पर भी रिपीट होंगी, लेकिन आप उनको इजीली समझ पाओगे। और लेजिटिमेसी ऑफ अ रूल और डिसीजन का क्या मतलब होता है? अभी तो मैंने बताया कि लोग एक डिसीजन के प्रति एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, उस डिसीजन को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो उसे बेनिफिशियल मानते हैं, अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और ये डिसीजंस बनाए जाते हैं किसके द्वारा? अथॉरिटी द्वारा। जिस अथॉरिटी के पास क्या है? पावर है। हो गया ना एक रिलेशन एस्टैब्लिश। अब सवाल ये आता है कि क्या लेजिटिमेसी और पावर के बीच में भी कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर पावर के साथ लेजिटिमेसी अटैच्ड है तो ऐसे में फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आपको लोगों का एक्सेप्टेंस मिल रहा है, वो आपकी बात मान रहे हैं, आपकी कमांड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उन पर फोर्स का प्रयोग करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती कोई बात मनवाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसेंट के थ्रू आपकी बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो अगर लेजिटिमेसी हो, ऐसे में फोर्स के यूज को अवॉइड किया जा सकता है। तो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए पावर का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पावर नहीं है ना, तो आपके पास सिर्फ नाम मात्र की ही अथॉरिटी है, उसको हम रियल अथॉरिटी नहीं मान सकते हैं। तो बहुत ही रेयर केसेस में ये होता है कि पावर के बिना अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाए, जैसा कि यूके के मोनार्की के केस में है या इंडिया के प्रेसिडेंट के केस में है। अथॉरिटी तो है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र की, तभी तो इन्हें नॉमिनल हेड कहा जाता है। रियल पावर तो कोई और एक्सरसाइज करता है, पीएम और उनका कैबिनेट। इवन अगर प्रेसिडेंट को किसी को अपॉइंट करना है, उसमें भी पीएम की एडवाइस लेनी पड़ती है। और पावर के बिना ऑफिशियल डिसीजंस और रूल्स को इंप्लीमेंट कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर पावर ना हो तो लोग ओबीडियंस दिखाने में थोड़ी हिचकिचाहट करते हैं। तो इस प्रकार पावर और अथॉरिटी साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस मैं बता देती हूँ। देखो, जो लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है वो हमेशा लॉज द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन पावर के केस में ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि पावर आपको हमेशा लॉज द्वारा ही ग्रांट की जाए। तो अब हम तीनों को आपस में रिलेट करते हुए ये कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी की पावर है उसे लेजिटिमेसी प्रोवाइडेड होनी चाहिए, जनता की एक्सेप्टेंस प्रोवाइडेड होनी चाहिए। तो लोग सिर्फ पनिशमेंट के डर से या फोर्स की यूज की वजह से रूल्स को फॉलो करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में शायद सक्सेसफुल ना रहे। अल्टीमेटली लोग ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट रेबेलियन भी कर सकते हैं, जो कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, और हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी के लिए भी खतरा है। तो लेजिटिमेसी ही पावर और अथॉरिटी को एक्सेप्टेबल बनाती है, इन दोनों को जस्ट एंड राइटफुल बनाती है, बिकॉज लेजिटिमेसी जनता का कंसेंट होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आपको इन तीनों के रिलेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बिना पावर बहुत कम समय तक चल सकती है, या उसे बहुत कम समय तक एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो वहीं पावर और लेजिटिमेसी के बिना
अथॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अथॉरिटी तो होती ही लेजिटिमेट पावर है। तो एक रूलर लोगों के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर पावर तो एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन लेजिटिमेसी के बिना वो उनके दिलों पर रूल नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं that power, authority and legitimacy are interrelated. ये होता है इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन किया है। मैक्स वेबर ऐसे एक थिंकर हैं जिन्होंने पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के रिलेशन को डिफाइन किया है। सबसे पहले वो बताते हैं कि पावर को हम दो तरीकों से एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला होता है अथॉरिटी, दूसरा होता है कोercion। कोercion होता है वी ऑल नो थ्रू द यूज ऑफ फोर्स। फोर्स के सहारे डिजायर्ड आउटकम को अचीव किया जाता है। वैसे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर दिया था। और फर्दर वो बताते हैं कि अथॉरिटी किस पर बेस्ड है? लेजिटिमेसी और पावर पर। जनता जो है जिस पर गवर्न किया जा रहा है वो अथॉरिटी को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है और पावर को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करती है। और इसी बेसिस पर उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताई हैं, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, जिसमें हमने ये समझा कि कैसे ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और इनफैक्ट अथॉरिटी तो होती ही लेजिटिमेट पावर है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।